नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज की भरमार है और इस ठंड बड़े मौसम में भी गर्माहट है बल। और सबसे ज्यादा गर्माहट जहां देखी गई वो था वो तीर्थ नगरी, वो ऋषिकेश में खूब बवाल भी हुआ, पत्थरबाजी भी हुई बल। पुलिस अब एक्शन भी ले रही है। कुछ ऐसा माहौल बन गया जिसके बाद अभी विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल मामला वन भूमि का था, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के पालन का था। सरकार ने कमेटी बनाकर उस आदेश के बाद देखने के लिए, नापझोंक के लिए, सुनवाई के लिए लोगों को भेजा और वहां रह रहे लोगों ने उसका विरोध किया। अब विरोध हो भी क्यों ना, 1950 से लेकर अब तक जिस भूमि पर लोग रह रहे थे, आज तक कोई झांकने तक अधिकारी वहां नहीं गया। और उसके बाद जब विरोध हुआ तो फिर कह रहे हैं कि देखिए ये तो कानून का उल्लंघन हो रहा है। हम थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ऋषिकेश वाला ये मामला है क्या, कितना बड़ा इलाका इसमें आता है, कितने लोग इसमें आते हैं, कितने घर इसमें आते हैं और ऑप्शन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो लिख दिया भाई आप लोगों ने आंख बंद कर रखी थी और वहां पर कब्जा होता रहा। अब कब्जा हुआ या फिर किसी ने जमीन बेची, किसी ने खरीदी, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, वहां के लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ कराता हूँ और बात करते हैं। बॉबी रागड़ है हमारे साथ, फिलहाल शामपुर ऋषिकेश से हैं। आशुतोष भाई हैं, वो उत्तराखंड जन विकास मंच से हैं और ऋषिकेश से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ मनीष कोडियाल हैं, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के सदस्य हैं। भूषण भाई हमारे साथ हैं, मूल निवास संघर्ष समिति के मूल निवास के लिए लड़ाई लड़ते रहे। सब लोग ये जानना चाहते हैं, हम जितने भी लोग हैं उत्तराखंडी जितने भी हैं, बहुत देखा जमीनों पर कब्जा, बहुत देखा बुलडोजर की कार्यवाही, बहुत सवाल भी हुए, बहुत जवाब भी हुए, किसने किया, क्यों किया। लेकिन आशुतोष भाई आप सबसे हम सब में सीनियर यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, अभी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पर्दा उठाइएगा उन तमाम चीजों से जो हम लोग नहीं जानते या सरकार नहीं जानती या लोग नहीं जानते। सब लोग ये कह रहे हैं, कहने वाले कि देखिए इधर जब हल्द्वानी या काठगोदाम या फिर कुमाऊं वाले क्षेत्र में बुलडोजर चलता है तो तालियां बजती हैं, अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है या कब्जे को हटाया जाता है। तो ऋषिकेश और गढ़वाल का इलाका, देहरादून और ये हरिद्वार वाला इलाका आता है, यहाँ पर कार्रवाई होती है तो बवाल हो जाता है। थोड़ा मुझे बताइएगा ये मामला है क्या और क्यों इतना संवेदनशील बन गया, क्यों इतना पेचीदा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सरकार के पसीने छूट रहे हैं और लोगों के लिए मुसीबत आन पड़ी है बिन बारिश और बिन ओले। सबसे पहले आपको नमस्कार। वैसा देखिए, ये जो ग्राम बसा है, ये सरकार जब 1950 के आसपास एक ग्राम को बसाया गया है वैसे करके जो है, क्योंकि मीराबेन के द्वारा जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव लिया गया था और इसमें भूमि 2866 एकड़ के आसपास जो है भूमि का वो था। उसमें से जो है, क्योंकि कृषक थे और सहकारी समिति बनी थी, और बात यह आई कि जो है इसके परिसमागम समाप्त हो गई, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी वो कहीं ना कहीं संचालित है, क्योंकि लिक्विडेशन में अगर कोई चीज जाती है तो अगर उसको फाइनल नहीं करा जाए तो यानी वो संचालित है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो फॉरेस्ट डीलर्स वगैरह जो होते हैं, जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, उसके तहत जो वनाधिकार समिति बनती है फारे के, उसमें जो है 3 पीढ़ी से जो निवासरत लोग हैं, 75 वर्ष, यानी एक पीढ़ी 25 साल की मानी जाती है, तो लगभग 3 पीढ़ी 75 वर्ष। अगर 1950 से, क्योंकि वो मुझे लगता है कि 1927-28 से आसपास से लोग इन क्षेत्रों में रह रहे थे और बाद में भूमिहीन लोग थे, उनको भूमि अगर दी गई और 1950 से कहीं ना कहीं भूमि उनके पास है और एक गांव बसाया गया, तो वो वन भूमि को उसको किसी आधार पे नहीं माना जा सकता। रेवेन्यू में अगर लेने के लिए राजस्व ग्राम की बात कई सरकारों ने कही, मगर आज तक जो उनको रेवेन्यू विलेज का दर्जा नहीं मिला। उसके बाद ये निगम में ले आए। आप ये देखिए कि लघुतर निकाय से बड़े निकाय में जब ये शुरू हुआ और इसका एरिया बढ़ा है, 14 किलोमीटर के आसपास का था, इसको नगर निगम में लिया गया, तो कोई फायदा इस क्षेत्र को तो बिल्कुल नहीं मिला। बल्कि आप देखिए कि कई सारी अब जो जैसे कार्रवाई हो रही है, तो इनके द्वारा जब ये चीजें आई तो पहले इस चीज का निस्तारण करते तो कोई बात ही नहीं थी। आज भी अगर सरकार चाहे तो ये जो है इसको या तो रेवेन्यू उसमें ले आती और कुछ ना कुछ इनका भूमिधरी का अधिकार इनको मिल जाना चाहिए था। सिर्फ राजनीतिक कारणों से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। और आज ये देखिए जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित है। अगर किसी का घरौंदा छोटे छोटे अगर प्लॉट है या जो मकान अगर बने हैं या किनकी भूमिया है, उनकी ऐसी छीनी जाएगी तो कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, इन्होंने बीच में कई ऐसी चीज डाली कि बड़े भूमिधरों की भूमि ली जाएगी, छोटे वालों को छोड़ दिया जाएगा जो जोत कर रहे हैं। तो मैंने तो एक बात ये भी कही थी
कि जो एक वहां पर 50 साल से अगर कार्यरत है, अगर 70 साल से कोई व्यक्ति अगर बैठा है या 75 हटाए जाते हैं थोड़ा तकनीकी व्यवधान है, आपकी आवाज साफ कर नहीं आ पा रही है, रहा है, तो थोड़ा सा कुछ कॉल और आ रहा है खेती या फिर करने लगी। के बाद उसने अपनी कोई जमीन नहीं बेची और आज उसकी अगर भूमि पे कोई कब्जा होने की बात होती है तो कहीं ना कहीं जी तो उसके साथ बहुत ज्यादा जो है एक तरह से शोषण वाली जो नीति है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि ड्यू प्रोसेस एक होता है कि अगर कोई भी कार्रवाई या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आधार पे हो रही है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो बताता है, मगर इन्होंने कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करा और खुद प्रशासन ने पैनिक कराया लोगों को, और पैनिक होने की वजह से जो आज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आक्रोश में तब्दील हो गया। और हम तो हिंसा का कभी समर्थन करते नहीं, मगर वहां जो घटनाएं हुई है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीजें कन्वे सही करनी बात। थी कि ये सर वो चीजें नहीं हो पाई, और आज लोग इससे भड़क करके जो है लोगों ये प्रतिक्रिया के स्वरूप ये काम हुआ है। ठीक, मनीष भाई थोड़ा आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कहने वाले तो कह रहे हैं कि फसाद हो गया, ये हो गया, पत्थरबाजी हो गई, नाम चिन्हित करो, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई ना। हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे गंभीर और संवेदनशील मसलों पर महीनों हो जाते हैं। अभी उर्मिला और ये जो गट्टू वाला मसला आया, इसमें हम थक गए भैया, पुलिस कहाँ है, बयान कहाँ है, जांच कहाँ है, कोई बात हो रही है नहीं हो रही। अरे ऋषिकेश वाले मामले में मनीष भाई तुरंत एक्शन हुआ, बिल्कुल गिरफ्तारी भी हो गई, है ना। और तुरंत वहां पर टीम भेज दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तो एक दिन लगाया नहीं, सीधे बोला नहीं पहले वहां जाओ। क्या ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश थी, एकदम से एक्शन लेना, या फिर यहाँ पर प्रशासनिक अनियमितता है, वन विभाग की लापरवाही, या फिर वो जो समझाइश होनी चाहिए थी लोगों के बीच में, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, उसका बड़ा गैप था, इसलिए ये घटना हुई। मेरी आवाज आ रही है? जी थोड़ा बाकी म्यूट रखे, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं इस केस की जब कल ये घटना हुई तो उसके बाद 28 तारीख को, सॉरी, तो इस केस की रीडिंग कर रहा था, तो मेरे पास जो पहली जानकारी आई वो सुप्रीम कोर्ट की जो इस मामले में हियरिंग है उसकी आई, आई थिंक ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और दूसरा है जस्टिस ज्योतिमाला बागची की, इस पे पेटिशनर आपके इसमें आदित्य सिंह, आकाश सिंह, इंद्रलाल एडवोकेट ये हैं। तो इस मामले पे सुनवाई हुई, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पहला है। जो पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह से, एक तो ये जो हम लोग बोल भी रहे हैं कि अभी जो उत्तराखंड में मामला छाया हुआ है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के बड़े पदाधिकारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो यहाँ पे संगठन महामंत्री है, उनके नाम आने के कारण, जो भाजपा की ही एक कार्यकर्ता और नेत्री ने खोला नाम, उसके कारण मामले को डाइवर्ट करने का है। ये तो डाइवर्ट करने वाली बात है, लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी लिख रखा है कि जो वहां पे रह रहे हैं, इन दिस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पर्सन लिविंग इन द बिल्डिंग वुड नॉट बी वैकेटेड। जो लोग रह रहे हैं वहां मकानों पे उन्हें खाली ना कराया जाए, पहली बात तो ये। तो ऐसा कोई इसके पहले जब भी ये आदेश आया तो वहां पूरी तरह से कि हम जमीन खरा रहे हैं, सरकार ने ये माहौल बनाया इस तरह का कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं हम यहाँ इनके मकानों पे गिरा देंगे, यहाँ के लोगों को खाली करा देंगे। ये तो पूरी तरह से जो भी आई है सुप्रीम कोर्ट में उसके रूलिंग के अगेंस्ट है कि वहां रह रहे लोगों को, जो मकानों पे रह रहे लोगों, उनको खाली ना कराया जाए, ना हटाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि मैं ये रीडिंग जो है मैं फोन पे ही है, मैं आपको भेज दूंगा अभी, ये वर्डिक्ट जो है वो उसका दिखा रहा है। तो पहले तो सरकार ने गलत तरीके से ये पूरा काम जो कल किया, पहली रूलिंग की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रूल के, जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर के अगेंस्ट था वो किस तरह से करा। दूसरी चीज, हम लोग थोड़ा पढ़ते भी हैं, तो आप खाली ये ऋषिकेश के उस जंगल का जो, जिसको ये जंगल की जमीन बोल रहे हैं, चलिए मान भी लेते हैं जंगलात की, वहां 70 80 साल से लोग रह रहे हैं, जो यहीं के लोग हैं, जो टिहरी के इलाकों के हैं लोग, मुनि की रेती के सब आगे मूव करते करते, तो जो, और वो जमीनें कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत या इन तमाम जगहों दी जगह उनको निगम में मिलाया नहीं गया, ये तमाम बातें बॉबी भाई ने जो डिटेल में आपको बता दी, मैं उसके बारे में जाना नहीं चाहूंगा। ऋषिकेश के आधे से ज्यादा इलाका जो चंद्रभागा नदी के किनारे हो, चाहे कोई भी हो इलाका, वो वन भूमि के अंदर में आता है, जिसमें बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए हैं,
चाहे वो गंगा के किनारे आप जाएंगे, वो रिजॉर्ट बने हैं, वो भी वन भूमि का इलाका है। यहाँ तक कि नदी के पार जो यमकेश्वर वाला इलाका है, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, वो इलाका भी, जिसमें आपका ये कौन सा मंजिल मंदिर है ये, जो एक हमारे क्या नाम है उनका, अरोड़ा जी हैं, जो बाबा जी हैं, उनका भी है। तो ये तमाम जंगलात की भूमि के अंदर में आते हैं। कहीं ना कहीं उसका लैंड यूज बदला गया है, जो भी गया है, और तमाम रिजॉर्ट्स के नंबर भी आते, यहाँ तक कि ऋषिकेश के मेयर का शायद आई थिंक चंद्रभागा पैलेस करके उसका कोई होटल है, शंभू पासवान का, वो भी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो भी एक तरह से कब्जे की जमीन में आता है। तो ये तमाम बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, बड़े बड़े होटलों और इन चीजों को पे लाठी चलाने की जगह, इन चीजों को खाली कराने की जगह उन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है जो लोग वहां कई सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने अपने हजारों लाखों रुपए इन मकानों को बनाने में, वहां अपनी जिंदगी खड़ी करने में लगा दिए। पहले तो वो वहीं के लोग हैं जो कई सालों से रह रहे हैं। तो मैंने इन तमाम, अगर आप भारत सरकार का ही एक भुवन, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, भुवन ऐप होता है, जीआईएस मार्किंग करता है, उसमें आप सर्किल डालोगे, शिवालिक रेंज, देहरादून, ऋषिकेश, और ऋषिकेश का डालोगे, उन्हीं की रेती वाला डालोगे, तपोवन वाले रेंज डालोगे, तो उसमें एक आपको रेंज मैप कर देता है ग्रीन से कि ये भूमि वन भूमि के अंदर आते हैं। तो आधा से ज्यादा ऋषिकेश जो है वन भूमि के अंदर है। और वो ऐसे भी नए नए इलाके हैं जो नदी किनारे के इलाके हैं, जो वन भूमि के अंदर में आते हैं, जिनमें बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए हैं, जिनमें आप देखिए कि बड़े बड़े आए दिन कोई ना कोई वैली, जो प्राइवेट बीचेस बना दिए हैं जिन्होंने नदी किनारे, वहां पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं जहां तर्पण करते हैं। वो तमाम जो है नदी और जंगलों की जमीन पे है। अगर आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ये ऐसा नहीं कि वैसे बोल रहा हूँ, पूरे डेटा के आधार पे बोल रहा हूँ। दूसरी बात जी तो ये है, उत्तराखंड में जंगलों में कई बड़े बड़े अधिकारियों के घर हैं। एक बहुत साल पहले मामला आया था, शायद पुलिस अधिकारी थे, संधू जी का मामला, जिनके उत्तरकाशी में, जिन्होंने जमीन को, जंगल की, वो फॉरेस्ट के थे कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने जंगल की जमीनों को काट के वहां अपना एक बहुत बड़ा प्राइवेट, अब आप उसको फार्म हाउस बोलो या, बनाया गया। ऐसे ही हम गए थे चमोली में, ऊपर है बेनीताल के नीचे एक ऐसी जगह है, वहां पे भी भारतीय सरकार के और उत्तराखंड सरकार के एक सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने भी जंगलों के बीच में, वो वन भूमि है, वहां पे अपना प्राइवेट फार्म हाउस बनाया है, जहां पे लोग आते हैं। कई बार हंगामा भी हुआ है। ये तमाम ऐसे मामले हैं। तो इन बड़े बड़े जहां पे फार्म हाउस बन रखे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रखे, उन पे कार्रवाई कर, और ऋषिकेश के अगल बगल, नरेंद्र नगर के अगल बगल जितने भी हैं, उसमें जो प्रेमचंद अग्रवाल का जो बन रहा है नया, बन रहा है, क्या कहते हैं, होटल, वो भी वन भूमि पे है। यहाँ तक कि जहरी खाल में जो पहाड़ काट करके हयात होटल बना है, वो भी वन भूमि है। उसमें तो आधा से ज्यादा पहाड़ भी काट दिया, आपने फोटो देखी होंगी। तो ये जी तमाम जो है, इन पे कार्रवाई करने की जगह जो लोग छोटे मोटे काम करके वहीं पे 60-70 साल से जमीन है, वो अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, वहां पे मकान बना दिए लाखों में, तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट भी जाकर के उनको खाली कराने की चेष्टा, और ये इसलिए कि माहौल डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड में माहौल इस वक्त आप जान रहे हो कौन सा मामला चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो चलिए ठीक। ये वो वहां के लोग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, सरकार को भी जाना चाहिए, तो वो स्टे लेके साथ थे। लेकिन सरकार ने माहौल को खराब करने के लिए जानबूझ के कार्यक्रम कराया कि देखो ये पत्थरबाजी हो रही है, हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी वाले मामले से डाइवर्ट हो मामले जाएंगे। में थोड़ा दिक्कत, ठीक है ठीक है। तो मैं समझने को तो हर कोई समझ रहा है इस चीज को। मैं वहां नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ बैठ के इस चीज को समझ रहा हूँ कि मामला क्या है और क्या होने जा रहा है। बॉबी रावण हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान हैं, गांव से जुड़े हुए लोग और उनकी समस्याओं को सुनते सुनते आज उनके सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई कि अब आज तक तो नहीं आया होगा बॉबी भाई, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसी कोई आफत गांव पर नहीं आई होगी। आपदा तमाम देखी, जंगली जानवरों का आतंक तमाम है, लेकिन ऐसी वाली आफत कभी नहीं आई होगी। मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा गांव वालों का संघर्ष क्या कह रहा है, क्या कहता है, कितनी संख्या है, कितने गांव आते हैं इस दायरे में जहां पर कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या तकलीफ है गांव वालों की आपके जरिए? सबसे पहले तो मैं पंकज रौतेले जी, उत्तर न्यूज का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और ये उपस्थित यहाँ पे सभी बड़े भाइयों का आभार, धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। सबसे पहली बात ये है कि ये आज सरकार बोल रही है वन भूमि है। सबसे पहले तो जल जंगल जमीन हमारे थे, वो तो अब वन भूमि में अब आ गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यही सरकार हमारी सरकार है जो जनता से चलती है। अब उसमें दो जगह
कुछ क्षेत्र ग्रामीण में आता है, पंचायत में, और कुछ नगर निगम में आता है। अब वही लोग इतने सालों से रह रहे हैं, वही यही सरकार उन्हें स्थायी निवास दे रही है, स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दे रही है, यही सरकार उनको बिजली मुहैया करा रही है, यही सरकार उनको पानी के कनेक्शन दे रही है, यही सरकार उनको सड़कें दे रही है। और लास्ट में जब उन्होंने अपना आशियाना बना दिया और उन्होंने अपनी एक एक दो दो पीढ़ी वहां खो दिया, और आज सरकार का मन चला तो कि आज हमारी वन भूमि है और इनको उठा दो यहाँ से और जहां इनको मर्जी पटकना है पड़ दो। मतलब कोई डर नहीं है जनता का, ना कोई जनता की पीड़ा है। अब देखो जहां इन सरकारों को हाईवे निकालना है वहां तो हजारों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, वहां पे कोई वन भूमि नहीं आ रही है। जहां पे इनको हाईवे निकालना है वहां पे लोगों की किसी के 100 गज में मकान है, उनके मकान 100 गज में चल जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती उठा दे रहे हैं। जहां पे लोगों की अपनी जमीन है वहां पे भी सरकार उनके साथ मनमानी करके उनको उठा दे रही है हाईवे चौड़ीकरण में। अगर ये सरकार अगर लोगों को नोटिस देती कि भैया आप लोग अपने कागज हमें प्रस्तुत करें कि आप लोगों के पास क्या क्या कागज है, आप लोग अपने दें। अब ऑन द स्पॉट आप लोग सीधा आ रहे हैं और लोगों की जमीनों में, जो इतने साल से खेती कर रहे हैं उनकी जमीनों में बोल रहे हैं कि वन भूमि है, और जबकि उनमें से आधी जमीनें नगर निगम क्षेत्र में आती है जिसमें हाउस टैक्स दे रही है, जनता हाउस टैक्स दे रही है, नगर निगम का टैक्स दे रही है, फिर भी सरकार का जो डंडा है वो जनता के ऊपर चल रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। और अभी तो ये ऋषिकेश की आज तक की सबसे बड़ी हलचल है कि जहां पे एक आदमी नहीं, एक परिवार से 5-5 लोग जुड़े होते हैं, और उसी परिवार से ब्रांचें जुड़ी होती है, बहन भाई चाचा ताऊ, तो सभी इससे निराश हैं। और अगर सरकार ने यही करना है तो वैसे तो अगर माना जाए तो उत्तराखंड पूरा ही वन भूमि में, यहाँ पहले से पहाड़ है, तो यहाँ से पूरे उत्तराखंड के लोगों को भगा दो आप और सारे सरकार के अंडर में ले लो। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, अडानी और अंबानी की बात हो रही है, सारी पंचायत की भूमि निकाल के उनको लीजों में दी जा रही है। क्योंकि मैं हरिद्वार में भी गया था, वहां पे मेरे किसी जानने वाले की जमीन थी, वहां पर भी जो काश्तकार हैं उनके पास 50 सालों से जमीनें हैं और उन जमीनों में वो खेती कर रहे थे। आज सरकारों ने वो सारी जमीनें खाली करवा दी है और सारी जमीनें अडानी अंबानियों को दे दी है लीज में। बस मूर्ख जनता बन रही है और कोई नहीं बन रहा है। और जो ये पत्थरबाजी का जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं जनता की गलती नहीं है, और जो उसमें हमारे भाई लोग जेल गए हैं जो केवल जनता का साथ दे रहे थे जी। अब जो जेल गए हैं तो पहले उसकी जड़ में तो जाए कि वो पत्थरबाजी क्यों हुई। अगर पुलिस वहां पे फोर्स के साथ नहीं आती तो वहां पत्थरबाजी नहीं होती। अगर पुलिस वहां पर आके उनके ऊपर लाठीचार्ज ना करती तो पत्थरबाजी नहीं होती। अब दोनों तरफ से आवाज उठी है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। अब जिन्होंने वहां पर पत्थरबाजी की है, जिन्होंने उपद्रव फैलाया है, उनको तो पकड़ा नहीं गया, और जो वहां पे लोगों का साथ खड़े थे कंधे से कंधा मिला के, उनको आप लोग, क्योंकि वो जनता की आवाज बन के सरकार को बार बार आईना दिखाते हैं, तो इसलिए सरकार ने कहीं ना कहीं, सरकार क्या, मैं भाजपा सरकार ही बोलूंगा, मुख्यमंत्री धामी जी बोलूंगा, जिन्होंने इनको जेल भिजवाने का काम किया और जनता को डराने का काम किया कि अगर आप लोग हमसे लड़ोगे तो आप देख लो, अभी तो 6 भेजे हैं, नहीं तो 50 और जेल भेजेंगे। समस्या विकट है। लुसन भाई आपसे जानना चाहता हूँ, मूल निवास कहते कहते मूल निवास वाले ही खतरे में आ गए। जो उत्तराखंड के अपने लोग थे वही लोग अब कह रहे हैं कि भैया हमको पहले बचा लो, बाद में मूल निवास की लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो अपने लोगों को बेघर करने की तैयारी हो रही है, कहीं पर बुलडोजर और कहीं पर ये तनाव की स्थिति ऐसी, कई लोग जेल में हैं आपके सुना, क्या कहेंगे आप? पंकज भाई, ये लगातार जो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि जो इतना बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में बन चुका है, जिसमें लगातार सरकार बच रही है, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसमें जुड़े वीआईपी के नाम का जो खुलासा हो रहा है, जो अजय कुमार का नाम आ रहा है, दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है, उससे डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है उत्तराखंड सरकार की, वन विभाग को एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो हमारे स्थानीय, जो हमारे मूल निवासी है, उनके पास उनको भेज दिया गया है ताकि इनको वहां से बेदखल करें और पूरा का पूरा जो टॉपिक है, जो पूरा मामला है, वो डाइवर्ट हो जाए और अंकिता भंडारी की लड़ाई की बजाय लोग इसी में उलझ के रह जाएं। हमारे साथ के जो लोग जो जेल गए हैं इस पूरे मामले में, वो एक दिन पहले हमारे साथ वनंतरा रिजॉर्ट का घेराव कर रहे थे। हमारे जो पूर्व सैनिक थे सुदेश भटजी, वो अंकिता भंडारी वाले मामले में हमारे साथ लगे हुए थे वनंतरा रिजॉर्ट के घेराव करने में।
जैसे ही वहां से वनांतरा रिजॉर्ट के घेराव से समाप्त हुआ, जैसे ही कार्यक्रम वो वहां पहुंचे वन विभाग वाले मसले में गुमानी वाला में, उनको पुलिस ने लाठी मार दी, गाली गलौज करी। और अगले दिन जब वो कंप्लेन लिखाने गए पुलिस वालों के पास, तो उनको ही अंदर कर दिया गया, उनको ही गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये क्या स्थिति बन चुकी है इस प्रदेश की? लगातार टारगेट किया जा रहा है मूल निवासियों को। जो लोग इतने सालों से अपनी घरों में रह रहे थे, अपनी जमीनों में रहे थे 70-80 सालों से, उनको आप बेदखल करने की कोशिश कर रहे हो। अरे आप लोगों ने बिजली का बिल किसने बनाया? शासन प्रशासन ने बनाया उनका। रोडें उनके घरों तक किसने बनाई? शासन प्रशासन ने बनाया। सीवरेज का बिल उनका आता है, वो कहाँ कैसे आ गया? शासन प्रशासन ने आ गया। और सबसे बड़ी बात, विधानसभा में चुन के आ रहे विधायक उन्हीं वार्डों में वोट मांगने जाते हैं सरकार के। मेयर उसी उन्हीं वार्डों में वोट मांगने जाता है। तो क्या जो ये है, तो ये अवैध लोगों से वोट मांगने जा रहे थे क्या मेयर और विधायक? तब इनको याद नहीं आई कि ये वन भूमि में रह रहे थे? तब वन भूमि को याद नहीं आया? बाकायदा ऐसे पूरे वार्डों को टारगेट किया जा रहा है। और जो वार्ड से जीते हुए पार्षद, वो संविधान की उन्हीं वार्डों से संविधान की शपथ लेके चुने गए हैं। तो ये तो सारा गोलमाल किया जा रहा है। और ये जो दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि दूसरा जो सबसे बड़ी वजह ये है इन लोगों को टारगेट करने की, कि सबसे ज्यादा जो भूकानून और मूल निवास की आंदोलन हुआ था जो हमारा, तो सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं क्षेत्रों से आ रही थी। और जो अभी हाल ही में जो मेयर का चुनाव भी हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो वोट भाजपा के खिलाफ पड़े थे, वो इन्हीं क्षेत्रों से पड़े थे। वो गुमानी वाला हो, शिवाजी नगर हो, अन्य क्षेत्र हो, इन्हीं वार्डों से वोट भाजपा के खिलाफ एक तरफा पड़े थे। और अब वहां के स्थानीय विधायक और मेयर को डर है कि अगले विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि यहां से एक तरफा वोट भाजपा के खिलाफ पड़ जाए, तो भाजपा के विधायकों को, भाजपा सरकार को और मेयर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ घपला कर दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को किसी तरह यहाँ से बेदखल करके इनके वोटिंग के अधिकार हटा के हम अपनी तरह से अपनी सरकार यहाँ बना दे, अपना विधायक बना दे, अपना मेयर बना दे। क्योंकि जो उत्तराखंड के जो मूल निवासी, ऋषिकेश के जो हमारे मूल निवासी हैं, उनकी आवाजों को दबाया जाए, उनके मुद्दों को दबाया जाए। एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश करी जा रही है कि अंकिता भंडारी का मुद्दा भी डाइवर्ट हो जाए, और दूसरा जो मूल निवासी हैं वो भी यहां से बाहर हो जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में हमें अड़ंगा, जो ये जनता है वो अड़ंगा ना डाले, हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये साफ साफ कंफ्यूजन वाली स्थिति है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एक दिन पहले जो ये लाठी चार्ज हुआ, उससे एक दिन पहले वन विभाग के लोगों ने मेरे ही सामने, जैसे ही मैं पहुंचा, वहां एक नाबालिग की पिटाई कर दी थी। फॉरेस्ट वाले पिटाई कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो पुलिस में हो। तो वहां उसके सर, मतलब सर से खून आ रहा था जब मैं पहुंचा। और अगले दिन जब ये आपने स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आप इतनी फोर्स लेके आ गए जैसे वहां के स्थानीय लोग आतंकवादी हैं। और आपने स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उनके स्थानीय लोगों को लगा ही नहीं कि ये जो पुलिस है, प्रशासन है, ये हमसे सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करने आई है या सॉल्यूशन निकालने आई है। वो आई ऐसे माहौल बना के कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। और मैं तो खुद मेरे पे तो खुद पत्थरबाजी का केस उस समय चल रहा है जब बेरोजगार संघ में पेपर लीक वाला कांड हुआ था। और मैं खुद 10 दिन जेल में रह के आया, और हमने खुद अपील करी थी सरकार से, शासन प्रशासन से, जिलाधिकारी से, कि चिन्हित करा जाए जो पत्थरबाज है। पर वो, क्योंकि हमें पूरा पता था कि सरकार के लोगों ने पत्थरबाजी करी थी पेपर लीक वाले मामले में। और अभी भी मुझे शक है कि सरकार के लोग ही कहीं ना कहीं है, पत्थरबाजी की जो ये घटना हुई है उसमें आग लगाने का काम इन्हीं के लोगों ने द्वारा किया गया। क्या पुलिस वालों ने पत्थर नहीं फेंके? पुलिस वालों की फोटो है वहां पत्थरबाजी करते हुए। तो अगर स्थानीय जनता को आप जेल में डालोगे पत्थरबाजी के केस में, तो क्या पुलिस वालों को आप कैसे छोड़ दोगे? तो ये दो तरह के कानून नहीं चलेंगे। ये दो तरह के कानून तो है कि सरकार की तानाशाही में तो कोई कुछ नहीं बोला जाए, पुलिस प्रशासन की तानाशाही में कोई कुछ नहीं बोला जाए, परंतु जनता कुछ अपनी आवाज उठा दे तो उनको जेलों के भीतर डाल दिया जाए। तो हम भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक चीज का जवाब आपसे चाहिए मुझे। अब ये मामला अभी किस स्थिति में है? लोग कह रहे हैं कि थोड़ा शांत हो गया है या ये हो गया है। अब अभी क्या स्थिति है और इसका भविष्य क्या होने वाला है? कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा? बिना लोगों को साथ लिए कोई भी हल नहीं निकल सकता, ये सब जानते हैं। अब जिस भूमि पर लोग सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, उस भूमि को आप वन भूमि कहकर अगर इस तरह से काम करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। मुझे इसका फ्यूचर बताइएगा, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई साहब कि ये अभी जिस हिसाब से ये दी थी, ये सहकारी कृषि सोसाइटी जो बनी थी, और जिस हिसाब से ये लोग बसाए गए हैं, पहले तो ये वन भूमि नहीं है। दूसरी चीज क्या है,
दूसरी चीज ये क्या है कि एक अगर मान लो दो व्यक्तियों के बीच में एक क्रिमिनल पिटिशन है, ये भी इसमें भी एक बड़ी चाल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक क्रिमिनल जुरिडिक्शन में के अंतर्गत आ रही है, SLP दायर हो रखी है। इसमें इन्होंने जो है ये नहीं बोला अगर आपको जमीन ही चाहिए थी तो ये सिविल पिटिशन होनी चाहिए थी, मगर वो क्रिमिनल पिटिशन है जो ये पड़ी हुई है। इसमें ऑर्डर जो हुआ है कि दो व्यक्तियों के बीच में जो भूमि का डिस्प्यूट था उसको उठा दिया 2860 एकड़ की जो भूमि है पूरा का पूरा लेकर के, कि इतनी भूमि में कब्जा हो गया। आदर्श ग्राम योजना आपके द्वारा बसाई गई। मीराबेन वो थी जिन जो आज मतलब जो है गांधी जी की शिष्या हैं और आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बसाए गए। यहाँ पर पशु लोग भी है, वो अगर वो देखा जाए तो वो भी फिर अवैध ही है। वो जितना एम्स बसाया है ये भी अगर एक तरह से बोला जाएगा वो भी अवैध भूमि पे है, क्योंकि भूमि तो कोई सबलेट हुई नहीं। अच्छा, जिन काश्तकारों की भूमि पे कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने जहां पर जियो टैगिंग के माध्यम से जो कार्य किया, तो ये अपने आप ही जो है कहीं ना कहीं सरकार का एक पक्ष बता भी रहे थे कि सरकार बड़ा वकील खड़ा करेगी इसमें। मगर आप देखिए कि कंप्लायंस है PCCF की जो है और जो है आपके चीफ सेक्रेटरी की, तो कंप्लायंस में जियो टैगिंग वाली चीजें लगनी है। तो सरकार तो एक तरह से पूरी तरह से है कि यहाँ से लोगों को उजाड़ा जाए। दूसरा क्या है कि अगर कुछ हो सकता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही इस पे जाने के विकल्प हम लोग भी जितने हमारे जो समिति के लोग हैं वो तलाश रहे हैं। तो भविष्य तो यह है कि अगर ये चीज रह गई तो ये पूरे उत्तराखंड में लगभग 70% से ज्यादा क्या बोलते हैं लोग जंगल में ही एक तरह से जो है वन भूमि जिसे बोल रहे हैं वन भूमि है। मगर जब ये प्रॉपर बसाई हुई भूमि है उसमें अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सरकार की कि नहीं, ये कॉर्पोरेट जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये कब्जाने के लिए। जी मनीष भाई, मैं थोड़ा वक्त कम है मेरे पास बच रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अपना पक्ष रखिएगा, अभी तक छोटे शब्दों में थोड़ा बात रखिएगा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जमीनें ली, दूसरे को बेच दी, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, प्लॉटिंग हो गई, कुछ जमीन बेचनी नहीं चाहिए थी, वो बिक गई, तो फिर उसके बाद कार्रवाई हो रही है, या फिर इस तरह का एक एंगल भी आया इस मामले में। अब भाई जहां पर लोग सालों दशकों से रह रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से ये तो नॉर्मल सी बात है कि जमीन की खरीद फरोख्त भी होगी, कोई किसी को बेचेगा, कोई घर बनाएगा, कोई बेच कर जाएगा। इस वाले एंगल पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा, बताइएगा इसमें क्या कितनी सच्चाई है। मेरे से ज्यादा जानकार तो आशुतोष शर्मा भाई हैं। वो बेसिकली लीगली भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने इस बारे में बताया भी कि कैसे दो जी लोगों के बीच की आपसी लड़ाई या पिटीशन है। तो अगर देखा भी जाए जमीनें ली गई हैं तो वो कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी डीलर ने बेची होगी, इन्हीं से संबंधित वाला मामला हुआ। जिन्होंने आज जमीन ली है या रह के अपना आशियाना बनाया है या वहाँ बहुत सारे जो पहले से भी रह रहे हैं, ये तमाम बातें मेरे से अच्छी तरह से आशुतोष शर्मा भाई और बॉबी भाई लोग क्योंकि उसी जगह पे रह रहे हैं, उन्हीं का गांव इलाके हैं, तो वो जानते हैं कि हम ही लोग आए हैं। हमको चाहे वो बताया कि गांधी जी की शिष्या की जमीन थी, तमाम तो मैं पहले भी इंगित कर चुका हूँ। ऋषिकेश में आधी से ज्यादा जो जगहें या जमीनें हैं वो ऐसे ही हैं। तो आप जो अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ऋषिकेश में, आशुतोष भाई बताएंगे वो सामने कौन सा मंदिर है जो 10 मंजिला है, और जो वो दूसरे जो क्या है अरोड़ा जी बाबा जी उनके, वो तमाम वन भूमि ही है और तमाम नदी की भूमि है। जो नदी के किनारे बसे हुए बनाए हुए तमाम रिजॉर्ट हैं वो भी एक तरह से पंचायती या सरकारी या जंगलात की जमीनें जिन पे ये बने हैं, तो उन पे कार्रवाई। और इन सबसे ज्यादा नुकसान तो वो कर रहे हैं, चाहे नदियों में गंदा पानी कचरा डालने का हो, चाहे कुछ और चीजें, तो उन पे कार्रवाई। मैंने ये भी बताया आपको कि ऋषिकेश के जो मेयर का जो एक होटल है वो भी जो नगर निगम वाला है वो भी नदी की भूमि और वन भूमि के अंदर ही आता है। तो जी ऐसे ऋषिकेश के मेयर के जो डॉक्यूमेंट होता है जो भरते हैं ना कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो उसमें उस होटल का नाम होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, चंद्रभागा पैलेस या जो भी है, वो तमाम उस जमीन। तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बेसिकली वहां के एक इंक्रोचमेंट है, नदी को रोका हुआ है, ये तमाम चीजें। ये तो बहुत किनारे वन भूमि ना आजीविका के बाद लोग बसे हैं 60-70-80 साल में, जिन्हें ग्राम पंचायत की जमीन उपलब्ध कराई गई, जब अपने अपने जैसे क्षेत्रों से होते टिहरी इनसे से माइग्रेट हुए हैं, चाहे वो बाढ़ के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, तो वहां माइग्रेट होके बस। ये तो बॉबी भाई आशुतोष भाई बहुत अच्छी तरह आपको डिटेलिंग दे देंगे। तो ये जी उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। और ये भी अभी लुसन भाई ने किया कि सबसे ज्यादा यहाँ से जो वर्तमान आपके विधायक हैं या मेयर हैं, इनको लगा कि सबसे ज्यादा वोट बैंक जो हमारे अगेंस्ट था, वो यहाँ वोट हमारे अगेंस्ट यहाँ से पड़े क्योंकि ये यहीं के लोग हैं,
तो ये तमाम चीजों की कार्रवाई उनको डराने धमकाने और ये सारी चीजें कार्रवाई, और मुझे लगता है इस पिटीशन के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य रहा होगा। तो इतनी ही मेरे को है, बाकी जो डिटेलिंग है लीगल उस पे आशुतोष भाई और जो वहां की मूल बातें हैं वो बॉबी भाई बता सकते हैं मैं इस बारे पता में। ना थोड़ा वक्त भी कम है, मैं फिर से इस पर एक चर्चा करूंगा। बॉबी भाई, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो थोड़ा सा बताइएगा आगे की रणनीति और आगे क्या कुछ होगा। गांव वाले और उनके नजरिए से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि परेशानी सबसे ज्यादा आशुतोष भाई अगर वहां रहते हैं, बॉबी भाई जो वहां रहते हैं उनको ज्यादा दिक्कतें होंगी। आशुतोष भाई आप बताइएगा अगला स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? गांव वाले जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो इसके दायरे में आ रहे हैं, उन लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि देखो सरकार और प्रशासन का काम क्या है, उन्होंने क्या किया, कब्जा हटाने की कोशिश की, उन्होंने केस कर दिया, अब फिर एक टीम पहुंच जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कुछ कमेंट कर, वही आपने क्या किया। तो आपकी तरफ से क्या कोई रणनीति है? इस मैटर में हम जो है, जो अभी समिति के सभी लोग हैं, एक मत हैं और एक राय है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी तैयारी चल रही है। दूसरा जो है, पॉलिटिकल जो है प्रेशर भी क्रिएट करेंगे प्रेशर ग्रुप्स के रूप में, ताकि गवर्नमेंट जो है इसमें भूमिधरी के अधिकार के लिए, तो रेवेन्यू विलेज की बात कई बार हुई है, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर के माध्यम से भी हम ये कोशिश करेंगे कि ताकि जो है भूमिधरी का अधिकार भी प्राप्त हो। और ये सिर्फ इतने एरिया तक सीमित नहीं है, हो सकता है कल हरिपुर भी जाए और जो अन्य क्षेत्रों में भी घुसे, हर क्षेत्र में घुसेंगे, उसके बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर घुसेंगे जो ऑर्डर इस पे आपका है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फायदा पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट को, ये इसमें सबसे बड़ा जो मुझे वो कमी वो नजर आ रही है, ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑर्डर है। इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें साइज से भविष्य में निकलेंगी। भाई थोड़ा जल्दी से आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो परेशानी है वो बड़ी है, इस संकट से निपटने के लिए क्या कुछ है और कितनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं और कितना परेशान हो रहे हैं? मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर लाइट भी है, पानी भी है, सड़क भी है, वोट भी है, नेता भी आपका है, विधायक भी आपका है, सब आपका है, लेकिन फिर भी आप लोग अतिक्रमणकारी कहला रहे हैं। इलाका अतिक्रमण में है, पूरा गांव अतिक्रमण में बसा हुआ है। आप बताइएगा यहाँ से आगे की चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है और उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम है? अनम्यूट कीजिएगा माइक अपना। यहाँ पे जो हमारे से लगती हुई पंचायत है वो भट्टावाला है, जिसमें जी। भट्टावाला में भी 2-2.5 लोगों की जनसंख्या है, जिसमें अगर नापा जाए तो 300-400 परिवार वन भूमि के उसमें आ रहे हैं। फिर गुमानीवाला है, गुमानीवाला 60% से ज्यादा जो पंचायत का है वो वन भूमि में आ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये तो वही बात होगी बेघर करना, जो बांग्लादेश से लोग रोहिंग्या यहाँ पर आ रहे हैं उन पे तो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे अपने लोग हैं वहां पे अपने लोगों को गला घोटने का काम कर रही है ये सरकार। जी। जहाँ पे दिल्ली जाए आप, वहां दिल्ली जाए, देहरादून में जाए, वहां पर कबाड़ियों के नाम से रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको ये सह दे रही है। और जहाँ पे अपने लोगों की मूल निवासियों की बात हो रही है, जहाँ इनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल गया है, अब यहाँ पर बच्चों स्कूल पढ़ रहे हैं, बचपन उन्होंने यहीं देखा है। अब कहीं ना कहीं सरकार को ये नीति में चेंज लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इन लोगों को, अच्छा, एक बात बताइए भाई, जब जिनके आप ये मकान स्थायी वहां पर बन गए हैं, उनको वहां पर बनाने के भाग देना लिए पड़ेगा। जब आप कागज कोई बनाने जाते होंगे तब आपके कागजों में इस बात का जिक्र है कहीं पर वन भूमि है? और कैसे वो कागज ओके हो गए? फिर तो डीएम साहब, तहसीलदार, कानून स्थायी निवास पटवारी द्वारा जो जितने भी ग्राम जो भी जिससे भी लिया होगा या नगर निगम में जमीन आती है उसके अधिकारी, फिर तो सब नपने चाहिए फिर। स्थायी निवास के लिए एक तो या तो जमीन की फर्द लगती है, या आपके हाँ। पास कोई एफिडेविट हो, स्टाम्प पेपर हो जिसमें लिखित हो कि आपने इनसे खरीदा है। और पूरा जो गुमानी वाला, शिवाजी नगर, यहाँ की सारी जमीनों में स्टैम्प पेपर में बिकी है, सन 1995, सन 1980 ऐसे बिकी है। उन्हीं के आधार में आज तक सबको स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिले हैं। उसके साथ बिजली का बिल लग जाता है, सरकारी बिजली का बिल लग जाता है, बिजली और पानी का बिल लग जाता है, और उनका आधार कार्ड लग जाता है, उनकी फोटो लगता है, आसानी से तहसील उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर देती है। चलिए इतना कर दिया तो फिर तो समझ लीजिए फिर हिलाना और वहां से आपका जाना इतना आसान होना, इतना हिला पाना इतना आसान नहीं होने वाला। ये इस पर हम ना फिर और चर्चा करेंगे कभी इस पर, क्योंकि मसला बड़ा लग रहा है। अभी तो मुझे शांत लग रहा है बॉबी भाई, और आशुतोष भाई जैसा लग रहा है कुछ शांति है या मतलब कुछ और लग रहा है आशुतोष भाई? अभी फिलहाल डेलीगेट्स के रूप में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, ये लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि इस सरकार में इनके विधायकों की, इनकी मंत्रियों की चलेगी, क्योंकि ऑर्डर डायरेक्ट ऊपर से आता है।
और ऑर्डर ऊपर से आता है, चिट्ठी ऊपर से आती है, उसको फॉलो करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का उनको बनाया है जो हार गए थे अध्यक्ष, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है जो विधायक हार गए थे। अब जो हार रखे हैं, जिनका प्रोग्रेस कार्ड अच्छा नहीं होगा, तो वो आगे के दबाव में तो काम करेंगे। अब हम लोग, लेकिन हमारा तो एक ही बोलना है क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि हैं, दिन रात जनता के धरातल में, जनता के सुख दुख में रहते हैं, और सुख दुख देखो हर घर पर लगा है। लेकिन अगर किसी का आशियाना छीन लिया जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। और जब आशियाना छीनने की बात आती है तो वहां पे ये तो अभी तो पत्थरबाजी हुई है यहाँ, उसमें तो कई लोगों से बातचीत की है, जो आपके नेता बनते हैं, जो मेरी बातचीत हुई, तो वो भी फंसते नजर आए। मैंने कहा कागज आप ही नहीं दिया, वोट लेने आप ही गए, और वोटर लिस्ट में वहां का पता दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, तो ये फर्जी अतिक्रमण कैसे हो गया? और अतिक्रमण हो गया तो इतने सालों तक अतिक्रमण से आप वोट खाते रहे, सरकारें बनाते रहे, और उसके बाद आज जाकर तुम वहां पर पुलिस फोर्स के साथ जा रहे हो। आशुतोष भाई, मुझे सबसे ज्यादा तो ये लगा कि ना, मैं भी इस मामले को देख रहा था वाले वीआईपी प्रकरण में, और जैसे ही देखा कि इतनी एक्टिवनेस ना मैंने बहुत सारे मामलों में नहीं देखी भाई, क्योंकि महीनों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं कई मसले पर किसी का हल निकलने और वहां पहुंचने में। लेकिन यहाँ तो चुटकी में आज हम खबर मिली कि कोर्ट का ये आया है, पता नहीं 2-3 दिन में पहुंच गए कोर्ट। इतनी एक्टिवनेस मैंने इनके अधिकारियों से, जो आए थे सक्षम प्राधिकारी, सबसे ये बात रखी कि आपने ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं करा। आपने नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि इसको सुनवाई का अवसर देना, कि अदर साइड को भी सुना जाए, ये भी मौका नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो पार्टी ही नहीं है। दूसरा, अगर ये कहते हैं कि ये लोग अवैध हैं, तो यहाँ जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, एक कॉलम होता है जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 बताता है, और जो आप हलफनामा भरते हैं उसमें ये बात आती है कि अगर कोई कब्जेदार है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इन्होंने तो सारे प्रतिनिधियों को भी कब्जेदार और वो हिसाब से बता दिया, अगर ये यहाँ क्षेत्र से ऐसे करके, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी वो है मिस्टेक। और कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के ऊपर, मतलब जो है कि जो एक क्षेत्र विशेष है जो खुद आदर्श ग्राम योजना के तहत बसाया गया, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस भूमि की इनको जरूरत है, भी नहीं रहे और वो नहीं रहा तो वो फर्जी हो गए। बल एक छोटा सा कमेंट मनीष भाई से मैं लेना चाहता हूँ। मनीष भाई, मैं खाली आशुतोष भाई की बात को बढ़ाऊंगा। आशुतोष भाई जिस मामले की बातचीत कर रहे हैं, तो वो मामला है ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान का जो प्रॉपर्टी है वो कब्जे वाली अंदर में आती है, और नगर निगम का चुनाव का अधिनियम बोलता है कि किसी की भी नगर निगम की सीमा के अंदर कब्जे वाली भूमि के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, जो वो अपने होटल का नाम लिखा हुआ है ना, वो प्रॉपर्टी कब्जे वाली है, तो उसको चुनाव नगर निकाय चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार से वो शंभू पासवान चुनाव लड़ने के अधिकारी ही नहीं थे, वो निरस्त हो जाना चाहिए था। जो उनकी प्रॉपर्टी जिसको शो कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में, जब चुनाव वाला डॉक्यूमेंट है जो होटल को शो कर रहे हैं, वो कब्जे वाली प्रॉपर्टी है, वो नगर निगम के अंडर में कब्जे वाली प्रॉपर्टी के अंदर में आता है, तो वो पूरी तरह से निरस्त हो जाना था, लेकिन उसको नहीं माना गया। नहीं तो वो चुनाव ही ना लड़ पाते। जब वो चुनाव ही लड़ चुके हैं कब्जे वाली प्रॉपर्टी को लेके, तो तंत्र है सरकार के पास, वो कैसे भी काम करे, उस पर कुछ बोला नहीं सकता। तो ये मैं आशु भाई का ही लीगल चीजों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आशुतोष भाई ने जो हमारे बोला, वो लीगली जानते हैं इस चीज को, उन्होंने इस बात को रखा हुआ है, तो मैं उसकी डिटेल आपको पूरी दे रहा हूँ। बताइए ना, हम लोग आप कहते हैं मूल निवास, हम लोग कहते हैं मूल निवास, और मूल निवास को लेकर बातें होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमको तो ऐसा लगता है कि मूल निवास की बात बाद में होगी, हम अपने आप को मूल निवासी तब साबित कर पाएंगे, पहले तो ये इनसे लड़ेंगे, बल्कि हमको फर्जी बताने लग गए हैं ना। मूल निवास का प्रमाण पत्र, मूल निवास की लड़ाई तो जबकि तब होगी, लेकिन पहले फर्जीवाड़े की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना भाई। फर्जी बताकर पता लगा हमें बांग्लादेशी घोषित कर दिया कल को ना, रोहिंग्या बता दिया हमको, कुछ भी हो सकता है ऐसे मामले में। चलिए, इस पर थोड़ा बहस और लंबी होनी चाहिए, फिर से जुड़ेंगे आपसे, कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा जानना था मुझे, क्योंकि वहां की परेशानी और वहां के लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस मसले पर। भैया आजकल तो दूसरा जमाना है, जहां पर मीठा मीठा मिलता है वहां लोग दौड़ लगाते हैं अमल, और जहां पर इस तरह का माहौल होता है बहुत कम ही लोग, बहुत कम लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त दिया भोई भाई, बहुत जल्दी आपकी परेशानी का हल हो। आशुतोष भाई, बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो। मनीष भाई, फिर मुलाकात होती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। तो ये तस्वीर थी, थोड़ा सा जितना बवाल हुआ, उस बवाल के पीछे क्या था क्या नहीं था। देखिए, लोगों
की राय, जो लोग सोचते हैं ना, वो बताते हैं अपना असली दर्द और तकलीफ, वो बताते हैं कि कैसे वहां पर वो रह रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं ना इनकी ना उनकी बात कहकर मैं सीधी सी बात कहता हूं, जहां से आपने वोट लिया, जहां आपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दिया, जहां आपने तमाम तरह की सुविधाएं दे दी, जब आप उसका भोग कर रहे हैं, आप सत्ता में आ गए, मेयर बन गए, विधायक बन गए, सांसद ने बोर्ड ले लिया उस इलाके से, तब वो अतिक्रमण वाली जमीन पर बसे हुए गांव नहीं थे। अगर थे तो आप भी फर्जी विधायक हैं, फर्जी मेयर हैं, फर्जी सांसद हैं। आप ये ठप्पा अपने आप पर भी लगा लीजिए और इस कार्यवाही में आप भी शामिल हो जाइए कि आपने भी वोटों का अतिक्रमण किया है। फिर सीधे तरीके से बात हो तो अच्छी बात है, नहीं बात सीधे तरीके से होती है, फिर अतिक्रमण कर वोट पाने वाले नेता भी फर्जी हैं। आप क्या कहेंगे बताइएगा मुझे कमेंट करके, चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।